नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं गंगाधर विश्वास आपका वापस स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आवेश के बारे में बात किया था कि आवेश के मात्रक कौन कौन से होते हैं। धनावेश, ऋणावेश के बारे में हमने जाना था। कुछ तत्वों के नाम के आवेश के बारे में भी हमने जाना था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण के बारे में। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था ई जो होता है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आवेश के मूल गुण के बारे में पढ़ेंगे। अब आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें आवेश के मूल गुण में सबसे पहला हम किसके बारे में बात करेंगे? तो पहला जो है वो है आवेश संरक्षण। अब ये आवेश संरक्षण क्या होता है? आवेश संरक्षण का मतलब किसी भी निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी विलगित निकाय का आवेश हमेशा कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा ना। तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। मतलब आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश अर्थात किसी भी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ये क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण का गुण होता है। ठीक है, इसमें दूसरा गुण जो है, दूसरा गुण है योज्यता का गुण। अब ये योज्यता का गुण क्या होता है? अब योज्यता का गुण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी निकाय है अपने पास, जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें कि एक निकाय है ना। अब इसमें बहुत सारे आवेश है। एक तो प्लस का 2 Q है, माइनस का 3 Q है, प्लस का 3 Q है, माइनस का 2 Q है ना। इसको भी प्लस का ले लिया मान लो। अब ये कोई निकाय है। अब इस निकाय का कुल आवेश जो होगा वो कुल आवेश इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है? योज्यता का गुण कहलाता है। मतलब योज्यता का गुण में हम क्या बात करेंगे? किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? योज्यता का गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी निकाय का कुल आवेश, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी निकाय का परिणामी आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब किसी भी निकाय का परिणामी आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
अब ये बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई माइनस में है तो उसको हमें माइनस में लेना है, जैसे कोई प्लस में है तो उसे हमें प्लस में ही लेना है। जैसे कि अगर बात करें कि एक निकाय है ये अपने पास, अब इस निकाय में बहुत सारे आवेश ले लेते हैं, माइनस का प्लस का 2q, माइनस का q, प्लस का 5q, माइनस का 3q, है ना। ये यहाँ पर 3-4 आवेश है, 4 आवेश है यहाँ पर। अब इसका जो परिणामी आवेश होगा q नेट, नेट का मतलब परिणामी, तो परिणामी आवेश क्या होगा, इसकी बीजगणितीय योग का मतलब जो जिस चिन्ह के रूप में है उसी चिन्ह के रूप में हमें लेना है। जैसे प्लस का 2q, प्लस 5q, माइनस का q और माइनस का 3q, तो क्या हो जाएगा 7q, और 7q में से ये 3 और 1 4q को घटा देंगे, तो 4q को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस का 3q बच रहा है। ठीक है, 5 और 2 7 और 1 और 3 4, 4 7 में से 4 गया तो 3q बचेगा अपने पास। तो ये परिणामी आवेश इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर लिख लेना इसको भी। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। अब ये तो आवेश संरक्षण और योज्यता का गुण दोनों हमने बात कर लिया। अब इसके बाद जो तीसरा गुण आता है वो है आवेश का क्वांटीकरण का गुण, और जो कि इंपॉर्टेंट है ना, आवेश के क्वांटीकरण का गुण, उसके बारे में बात करेंगे। तो तीसरा वाला हेडिंग जो है अपना, तीसरा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का गुण। अब देखो ये आवेश का क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। क्वांटीकरण का मतलब यह है किसी भी निकाय का आवेश जो होता है, कोई भी निकाय हो, उस निकाय का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा E के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। अच्छा, ये E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी निकाय का, किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव, सदैव E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश, E के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, न कि भिन्न गुणज के रूप में, भिन्न गुणज के रूप में। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, न कि भिन्न गुणज के रूप में। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो Q का मान है ना, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और Q का जो मान है या तो प्लस का 1Q रहेगा, या प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस 2Q आ जाए, प्लस माइनस 3Q आ जाए, प्लस माइनस 4Q आ जाए। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा, मतलब हमेशा। अच्छा, यहाँ पर Q की जगह क्या लिखेंगे हम, E लिखेंगे, E के पूर्ण गुणज। ठीक है, E के पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमेशा आवेश का मान पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। 3 4 5 6 माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि आवेश धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि Q का मान, मतलब किसी भी निकाय का जो परिणामी आवेश या कुल आवेश Q नेट का मान क्या होगा, NE, मतलब E के पूर्ण गुणज के रूप में, जहां n क्या है, कोई पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर n का मान, या फिर इसको हम आगे प्लस माइनस भी लगा देते हैं। अगर धनावेश रहा तो प्लस और ऋणावेश रहा तो माइनस, और जहां n का मान क्या है, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, ETC कुछ भी आ सकता है यहाँ पर n का मान। तो ये इसका क्या रहेगा, किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण का गुण कहते हैं। ठीक है,
अब इसके आगे अगर बात करें कि आवेश का मान कभी भी ऐसा नहीं होगा 1/2 E, ये नहीं होगा, बराबर को काट दिया हमने, मतलब नॉट इक्वल टू 1/2E, या फिर 3/2 आ जाए तो ये भी नहीं होगा, या फिर 5/7 आ जाए तो ये भी नहीं होगा, मतलब भिन्न गुणज के रूप में नहीं होगा Q का मान कभी भी। Q का मान कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता है कि E के भिन्न गुणज के रूप में आ जाए, वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, तो आप इसको पहले एक नोट डाउन कर लेना। यहां से क्वेश्चन इस प्रकार आया हुआ है, एग्जाम में भी पूछा गया है कि 7N14 नाइट्रोजन है, ये इसका परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान संख्या कहलाता है 14 ना। तो 7N14 के नाभिक में उपस्थित आवेश, नाभिक में उपस्थित आवेश ज्ञात कीजिए। 7N14 के नाभिक में उपस्थित आवेश ज्ञात करना है हमें। अब नाभिक में हम जानते हैं कि उसके नाभिक में तो केवल प्रोटॉन ही होता है, और प्रोटॉन तो धनावेश होता है। इसका मतलब इसके पास कितने, 7 तो प्रोटॉन है और 7 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन नाभिक की बात किया जा रहा है तो नाभिक में तो केवल प्रोटॉन है, तो चूंकि Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है, और N कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन। यहां पर N का मान कितना होगा, 7। अच्छा, प्लस माइनस होता है तो यहां पर प्लस का लेंगे, प्लस का क्यों लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19। अच्छा, इसको अगर गुणा करें तो कितना आएगा, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 7 4 11, 11.2 इंटू 10 की घात -19 किस में आ जाएगा, कूलाम। ठीक है, तो 7N14 में के नाभिक में उपस्थित आवेश ज्ञात करने के लिए अगर बोला जाए तो N का मान हम 7 रखेंगे, प्लस का 7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हम प्लस वाला चिन्ह लेंगे। और E इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन और, इसको हम बेसिक से लेते हैं ना, जो आपको आवेश का बेसिक पढ़ाया गया है, तो उसमें से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। 2 एक समान आवेशित गोले A व B को आपस में रगड़ने पर A धन व B ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो एक समान आवेशित गोले A व B को आपस में रगड़ने पर A तो धन और B ऋण आवेशित हो जाता है। तो अब इनमें द्रव्यमान किसका अधिक होगा, तो इन गोलों में किसका द्रव्यमान अधिक होगा, ये अपना क्वेश्चन है। अब बताओ किसका द्रव्यमान अधिक होगा, ए का या बी का। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, ए तो धन आवेशित हो रहा है, ए क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और बी नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, और बी नेगेटिव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आया उसमें। अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसमें द्रव्यमान की वृद्धि हो गया और इसमें कमी हो गया, तो इसका मतलब किसका द्रव्यमान अधिक होगा, तो गोले बी का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा
गोले बी का। अब इसका कारण क्या है, अगर कारण भी पूछा जाए तो कारण क्या है कि बी में इलेक्ट्रॉन का आधिक्य व ए में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो जाता है ना। तो ए में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता तथा बी में इलेक्ट्रॉन की आधिक्य होने के कारण इसमें क्या होता है, ए बी गोले का द्रव्यमान अधिक हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होने के कारण। ठीक है बच्चों, उतार लेना इसको, एक बार लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आगे अगर बात करें हम, अगला टॉपिक, ये तो आवेश के बारे में हो गया है ना। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। अब देखो ये स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी होता क्या है। तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी ऐसा एक उपकरण होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा का पता लगाया जाता है। आवेश की मात्रा का पता लगाते हैं कि ज़्यादा है, कितना ज़्यादा कितना कम, उसकी सिर्फ मात्रा का पता लगाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी कहते हैं। अब इसके अगर चित्र की बात करें तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी ऐसे तो आपकी किताब में इसको बोतल के अंदर बनाया हुआ है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसको निर्वात में इसको रखते हैं ना। निर्वात में रखेंगे तो इसको नॉर्मली हम इस प्रकार बना सकते हैं, देखो ये स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी की दो पत्तियां हैं। इन दोनों पत्तियों के मध्य, इसको थोड़ा समझना थोड़ा अच्छे से, ये स्वर्ण पत्र की विद्युत दर्शी के दोनों पत्तियां हैं। मतलब कुल मिला के देखो इस प्रकार है कि इसको हम ऐसे समझे कि ये इस प्रकार पन्ना होता है ना, कॉपी के पन्ने की बात करें तो ये इस प्रकार कॉपी के पन्ने जैसा है, और ऊपर इस प्रकार निकला हुआ है, इस प्रकार ये कॉपी के पन्ने जैसा है। अब अगर ऊपर हम क्या करते हैं, जिस भी वस्तु का आवेश की मात्रा का पता करना होता है उसको हम ऊपर स्पर्श करवाते हैं। अब ऊपर से स्पर्श करवाएंगे तो क्या होगा, वो आवेश, ये उदासीन होता है पहले तो, वो आवेश इस पे स्थानांतरित हो जाएगा, और आवेश इस पे स्थानांतरित होके ये आवेश सभी जगह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब ये इस पत्ती पर भी पहुंच जाएगा और इस पत्ती पर भी पहुंच जाएगा। अब जब दोनों पर पहुंच जाएगा तो दोनों कैसा हो जाएगा, धनावेश, मतलब समान आवेशित हो जाएगा। जैसे कि अगर प्लस जाएगा तो प्लस प्लस का हो जाएगा दोनों, और माइनस जाएगा तो दोनों माइनस माइनस का हो जाएगा। अब समान आवेश
एक समान आवेश अगर दोनों पत्रियों का हो जाए तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, समान आवेश प्रतिकर्षित करेगा और ये इसमें क्या हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। और विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि इसका इस जो जिस चालक को हमने स्पर्श करवाया था कि उसमें आवेश की मात्रा का निर्धारण हम उसके विक्षेप के समान, मतलब विक्षेप के आधार पर हम बता सकते हैं कि इसमें आवेश की मात्रा ज़्यादा है, कितना कम है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमने क्या किया, ये तो इसका क्या होता है, ये इसका चालक सिरा होता है, चालक सिरा। अब ये दोनों पत्रियां होता है, पत्तियां, ये दोनों क्या होता है, इसके पत्तियां होता है। अब जब हम चालक सिरे में किसी धनावेशित छड़ को स्पर्श करवाते हैं ना, ध्यान रखना स्पर्श करवाएंगे हम, अब जैसे ही स्पर्श करवाते हैं तो क्या हो जाता है, ये आवेश इस पर स्थानांतरित हो जाता है और आवेश स्थानांतरित होके ये आवेश सभी जगह पर, इन पत्रियों के भी सभी जगह पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और एक समान रूप से वितरित होने के बाद अब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बीच में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इसमें ये क्या हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। और स्वर्णपत्र के विद्युतदर्शी की सहायता से आवेश की मात्रा इन दोनों पत्रियों के मध्य उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्वर्णपत्र, पहले तो चित्र बना लेना, उसके बाद लिखना स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में आवेश की मात्रा, मतलब जिस वस्तु को हम स्पर्श करवाते हैं उस वस्तु की आवेश की मात्रा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में आवेश की मात्रा दोनों पत्रियों के मध्य, आवेश की मात्रा दोनों पत्रियों के मध्य उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होता है। ठीक है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में आवेश की मात्रा जो है वो दोनों पत्रियों के मध्य उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होता है। नोट डाउन कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसका उपयोग कहां पर करते हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो पहले इसमें सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो कैसे काम करता है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें जिस भी वस्तु का आवेश की मात्रा का पता लगाना है, मतलब आवेश उसमें उपस्थित है या नहीं है उसके बारे में पता करना है, उस वस्तु को हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के चालक सिरे पर स्पर्श करवाते हैं। अब चालक सिरे पर स्पर्श करवाते हैं तो वो आवेश एक समान रूप से उसके दोनों पत्रियों पर वितरित हो जाता है और दोनों पत्रियों पर वितरित हो जाता है। दोनों पत्रियों पर समान आवेश होने के कारण वो उसमें प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण के कारण उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और जितना ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जिस चालक का हमें आवेश की मात्रा का पता करना होता है, उस चालक में आवेश की उपस्थिति का पता लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उपयोग तो पहला तो क्या है, किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति पता करना, और दूसरा दो वस्तुओं पर आवेश की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन करना। दो वस्तुओं पर
दो वस्तुओं पर आवेश की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है बच्चों, किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति पता करना और दूसरा क्या है, दो वस्तुओं पर आवेश की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है, अब इसकी क्रिया को हम समझते हैं। इसकी देखो क्रिया, अब क्रिया क्या है, जिस क्षण पर आवेश की उपस्थिति का पता करना होता है, इसमें हम क्या लिखेंगे, जिस क्षण पर आवेश की उपस्थिति का पता करना होता है उसे विद्युतदर्शी के चालक सिरे से स्पर्श करवाते हैं। अब चालक सिरे से स्पर्श करवाते हैं, यदि उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाए, यदि उसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें आवेश नहीं है। ठीक है, और यदि उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो इसमें आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, चालक सिरे से स्पर्श करवाते हैं यदि स्वर्णपत्र के दोनों पत्रियों के मध्य कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो तो उस चालक क्षण पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होगा। यदि स्वर्ण पत्र के दोनों पत्रियों के मध्य कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो तो उस चालक क्षण पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होगा। और यदि विक्षेप उत्पन्न हो, यदि दोनों पत्रियों के मध्य विक्षेप उत्पन्न हो तो उस चालक हो तो हम क्या कह सकते हैं कि उस चालक क्षण पर आवेश विद्यमान है। ठीक है, यदि स्वर्ण पत्र के दोनों पत्रियों के मध्य कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो तो उसमें कोई आवेश नहीं होगा, और यदि उन दोनों पत्रियों के मध्य विक्षेप उत्पन्न हो तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि उस चालक क्षण पर आवेश विद्यमान है। ठीक है, ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की क्रिया हो गया। क्योंकि क्या होता है, अच्छा ये तो हो गया विद्यमान है ना, इससे हम पता लगा सकते हैं कि विद्यमान है। अब इसका कारण क्या है, तो इसका अगर कारण की बात करें, इसका कारण क्या है कि उसमें विक्षेप का पता हमें कैसे लग गया, तो इसका कारण यह है क्योंकि चालक क्षण पर जो आवेश उपस्थित होता है वह आवेश स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के दोनों पत्रियों में एक समान रूप से
वितरित हो जाता है और सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण उन पत्रियों के मध्य क्या हो जाता है, मध्य विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से हम आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं, दो आवेशों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं किसमें कितना ज़्यादा आवेश है। लेकिन हम इसकी सहायता से क्या नहीं कर सकते, तो इसकी सहायता से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये धनावेश है या ऋणावेश है। मतलब आवेश की प्रकृति के बारे में नहीं बता सकते हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से, ध्यान रखना। तो स्वर्णपत्र, इसमें एक नोट डाल के इसको लिख लेना, एक नोट डाल के लिख लेना, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से आवेश की प्रकृति का निर्धारण, प्रकृति का मतलब धनावेश है या ऋणावेश, प्रकृति का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, धनावेश या ऋणावेश, धनावेश या ऋणावेश, आवेश की प्रकृति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। मतलब हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से आवेश की प्रकृति का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माइनस को स्पर्श करवाएंगे तभी आवेश तो समान रूप से वितरित होगा, तभी भी विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, और प्लस वाले को स्पर्श करवा रहे हैं तभी भी विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब आवेश की प्रकृति का पता नहीं लग रहा है, केवल विक्षेप से हमें आवेश की मात्रा या फिर आवेश की उपस्थिति का पता जरूर लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपके आवेश, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी और आवेश के गुण के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में हम आवेशण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आवेशण की प्रक्रिया का मतलब यह है कि जैसे कि कोई वस्तु है अपने पास, उदासीन वस्तु है, अब उदासीन वस्तु को हमें आवेशित करना है, उदासीन वस्तु है, जैसे कोई गोला है वो उदासीन है, उसको आवेशित करना है। अब आवेशित करने के कौन कौन से विधि होता है, आवेशित कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना। उदासीन वस्तु को हमें आवेशित करना है तो आवेशन की प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी धन्यवाद, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।